हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8 का सेकंड चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेट आई। ठीक है, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिस भी बच्चे ने इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स को नहीं देखा तो पहले वो इसे ज़रूर देखें। और आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो है हमारे पास, देखें, कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो, कि आपको क्या है, सेल के अलग अलग पार्ट नीचे दिए गए हैं। राइट दैम इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग। और आपको क्या करना है, जो ये नीचे आपको ये दी गया है, ठीक है, ये डायग्राम दिया गया है, तो आपने क्या करना है कि जो नीचे दिए गए डायग्राम में उसको सही जगह पर आपको उसको राइट करना है। ठीक है, तो देखो डायग्राम में हमें क्या दिया गया है, एनिमल सेल। ओनली इन एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में। ठीक है, और उसके बाद एक ये दे दिया उन्होंने पोर्शन कॉमन। कॉमन मतलब जो तीनों में आए, एनिमल सेल में भी हो, प्लांट सेल में भी हो, बैक्टीरियल सेल में भी हो। ठीक है, तो हमें गिवन यहाँ पे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये किस किस में है। तो देखो सबसे पहले है ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में क्या है, नन ऑफ द गिवन पार्ट्स। इट मीन जो भी हमें ये सभी पार्ट्स दिए गए हैं ये प्लांट्स एनिमल सेल में नहीं होते, तो इसलिए आ जाएगा नन ऑफ द गिवन पार्ट्स। सेकंड है ओनली इन बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियोइड। थर्ड है ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। ठीक है, और आगे हमें बताना है कि जो कॉमन हो तीनों में आए, एनिमल सेल में भी आए, बैक्टीरियल सेल में भी आए, और प्लांट सेल में भी आए, तो वो क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये राइट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनंदी टूक टू टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम ए एंड बी। आनंदी ने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब लिए और उन्हें ए और बी की, ठीक है, ए और बी से मार्क कर दिया। ठीक है, जैसे दिखाई दे रहा है ए और बी। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं। शी पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। फिर उसने क्या किया, उसने दोनों टेस्ट ट्यूबों में, ठीक है, दो दो चम्मच चीनी को घोल दिया। इन टेस्ट ट्यूब बी, जो बी वाला टेस्ट ट्यूब था, शी एडिड अ स्पूनफुल ऑफ यीस्ट। और उसने बी टेस्ट ट्यूब में उसने एक चम्मच यीस्ट मिलाया। देन शी अटैच्ड टू इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बैलून्स टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। ठीक है, फिर उसने क्या कर दिया कि उसने दोनों टेस्ट ट्यूबों के मुंह पे ना, देखो दिखाई दे रहा, दोनों टेस्ट ट्यूब के मुंह पे क्या है, इनकम्प्लीटली मतलब आधे फूले हुए गुब्बारे बांध दिए। शी केप्ट द सेटअप इन अ वार्म प्लेस। और उसने इस सेटअप को कहाँ पे रखा, गर्म जगह पे रखा, अवे फ्रॉम सनलाइट, और सूरज की लाइट से दूर रखा। ठीक है, तो इस तरीके का सेटअप था। तो अब ये क्या कह रहा है इसमें, क्या कहा है इसने, फर्स्ट क्वेश्चन इसने किया, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3 और 4 डेज। ठीक है, आपको बताना है कि आपका मतलब कि क्या प्रिडिक्ट किया उसने, क्या अनुमान लगाया कि 3-4 दिन के बाद क्या होगा। She observed that the balloon attached to the test tube B was inflated। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो टेस्ट ट्यूब बी पर जो हमने बैलून लगाया हुआ था, ठीक है, देखो बैलून दोनों में है, पर क्या ऑब्जर्व किया कि बी वाले में जो बैलून है वो इन्फ्लेटेड, वो क्या है, फूल गया है ना, गुब्बारा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। वट कैन बी अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। और इसका क्या संभावित, क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, क्या एक्सप्लेनेशन आप इसकी देख सकते हैं। ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन होगी, तो देखिए फोर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास वाटर इवेपोरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी, कि टेस्ट ट्यूब बी में पानी है वो वेपोरेट हो गया है, एंड फिल द बैलून विद द वाटर वेपर। और भाप है, जो वाटर वेपर है वो गुब्बारे में भर गई है, इसलिए हमें ये गुब्बारा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। ये रीजन हो सकता है क्या,
ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपेंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बैलून। कि जो गर्म एनवायरनमेंट है, वार्म एनवायरनमेंट है, उसके कारण जो टेस्ट ट्यूब बी की हवा थी वो फैल गई और गुब्बारा फूल गया। सी है हमारे पास, यीस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस। कि यीस्ट ने एक ऐसी गैस को प्रोड्यूस किया टेस्ट ट्यूब बी में, विच इन्फ्लेटेड द बैलून, जिसने कि बैलून को फुला दिया। ठीक है। और डी ऑप्शन है हमारा, शुगर रिएक्टेड विथ वार्म एयर। शुगर है वो गर्म हवा से रिएक्ट कर गया जिसने गैस को प्रोड्यूस किया, इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बैलून। और क्या किया, और बाद में क्या हुआ, जिससे गैस बनी और गुब्बारा फूल गया। तो देखो हमारे पास चार ऑप्शन है, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हुआ जिसकी वजह से बैलून फूल गया था? तो आंसर है हमारा करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। तो देखो क्या कह रहा है, यीस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी। देखो हमने जो बी टेस्ट ट्यूब था उसमें यीस्ट को ऐड किया था। ठीक है। तो जिसकी वजह से इसके अंदर गैस बनी और उसने बैलून को इन्फ्लेट कर दिया, उसने बैलून को क्या कर दिया, फुला दिया। एक्सप्लेनेशन, अब ऐसा क्यों हुआ देखो, क्योंकि जो यीस्ट होता है वो फर्मेंट कर देता है शुगर को। हमने देखो शुगर भी दोनों में ऐड की थी। ठीक है। बट यीस्ट हमने ऐड किया था बी टेस्ट ट्यूब में। तो यीस्ट ने क्या किया, शुगर को फर्मेंट कर दिया जिसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज किया, विच इन्फ्लेट्स द बैलून, और उसने बैलून को फुला दिया। ठीक है। नेक्स्ट पूछा इसमें, शी टूक अनदर टेस्ट ट्यूब। अब उसने क्या किया, उसने एक और टेस्ट ट्यूब लिया, 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर, जिसे उसने 1/4 पार्ट है ना, ठीक है, उसको लाइम वाटर यानी चूने के पानी से भर दिया। शी रिमूव द बैलून फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बी, और उसने जो बी टेस्ट ट्यूब पर जो बैलून था उसको इस तरीके से निकाला, in such a manner that the gas inside the balloon did not escape। तो उसने इस तरीके से बी टेस्ट ट्यूब से बैलून को निकाला कि जो बैलून के अंदर की जो गैस थी वो बाहर ना निकले। शी अटैच द बैलून टू द टेस्ट ट्यूब विद लाइम वाटर। फिर उसने क्या किया, उसने अटैच किया किसको, बैलून को, टू द टेस्ट ट्यूब। तो अब उसने क्या किया, उसने उस गुब्बारे को, जो हमारा लाइम वाटर था ना, उसके साथ क्या किया, लाइम वाटर के साथ वाले पानी की टेस्ट ट्यूब से उसने उसको क्या किया, अटैच किया, एंड शुक इट वेल, और उसको अच्छे से हिलाया। वट डू यू थिंक शी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट। तो आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग कि वो क्या पता लगाना चाहती है, उसने ऐसा क्यों किया? सो हमारा आंसर है, शी वॉन्ट्स टू टेस्ट, वो टेस्ट करना चाहती है, इफ द गैस प्रोड्यूस्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि देखो आपने 7th चैप्टर में भी रीड किया था कि जो लाइम वाटर होता है, ठीक है, वो मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, है ना। तो जिससे, ठीक है, अगर मान के चलो कि लाइम वाटर मिल्की हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है ना। तो इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। कंफर्मिंग यीस्ट रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, और जिससे क्या होगा कि यीस्ट के रेस्पिरेटरी एक्टिविटी की कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ फार्मर वॉज प्लांटिंग वीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड। एक जो फार्मर था वो अपने फील्ड में, अपने खेत में वीट क्रॉप को प्लांट कर रहा था। ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू गेट अ गुड यील्ड ऑफ क्रॉप। तो उसने क्या किया, अपनी सॉइल में, है ना, मिट्टी में उसने फर्टिलाइजर ऐड किया जिसमें काफी मात्रा में नाइट्रोजन था। ठीक है। ताकि इसको एक गुड यील्ड ऑफ क्रॉप, ताकि इसको क्या है, अच्छी क्रॉप मिल सके। इन द नेबरिंग फील्ड, और उसके पास वाले, है ना, उसके पड़ोस में ही, पड़ोस के खेत में, अनदर फार्मर वॉज ग्रोइंग बीन क्रॉप। तो वहां पे जो दूसरा किसान था वो किसको ग्रो कर रहा था, वो बीन को, सेम होता है ना, वो सेम को क्या कर रहा था, सेम को ग्रो कर रहा था। बट शी प्रेफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप। पर उसने क्या किया,
कि उसने प्रेफर नहीं किया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को ऐड करना, है ना। देखो अब ये था जो पहले वाला फार्मर था, इसने तो क्या किया, फर्टिलाइजर को ऐड किया था जिसमें नाइट्रोजन था काफी, बट इसने नहीं किया। कैन यू थिंक ऑफ द रीजंस, क्या आप बता सकते हो कि क्या रीजन रहा होगा ऐसा कि उसने जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को नहीं डाला उसमें। तो देखिए, द बीन क्रॉप फार्मर डिड नॉट ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, कि जो बीन क्रॉप फार्मर है, जो बीन की क्रॉप को उगा रहा था, है ना, उसने नाइट्रोजन को ऐड नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि बीन प्लांट्स आर लेग्यूम्स, क्योंकि जो बीन प्लांट्स होते हैं ये लेग्यूम्स होते हैं, है ना, दलहन कह देते हैं जिन्हें, उसकी कैटेगरी में आता है। दे हैव रूट नोड्यूल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और इनमें क्या होता है, इनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ना, बीन्स वगैरह जैसे होगी, इनकी रूट नोड्यूल्स में ही क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कह देते हैं, जिसका नाम है राइजोबियम, विच नेचुरली कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नेचुरली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में कि द प्लांट्स कैन यूज, कि प्लांट उसका यूज कर सके। सो दे डू नॉट नीड एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की नीड नहीं है, इसलिए उन्होंने इसमें क्या, इसको ऐड नहीं किया। नेक्स्ट है हमारे पास स्नेहा डग टू पिट्स, स्नेहा ने दो जो पिट हैं, ठीक है, दो गड्ढे हैं, ए एंड बी इन हर गार्डन, अपने बगीचे में खोदे, ठीक है, ए और बी के नाम से उनको लिखा है। इन पिट ए, जो पहला पिट था ए, शी पुट फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, उसने क्या किया, जो पिट ए था, गड्ढा ए था, उसमें फल और सब्जियों की छिलकों को, ठीक है, फल और सब्जियों के छिलकों को डाला, एंड मिक्स्ड इट विद ड्राइड लीव्स, और उनको क्या क्या, सूखी पत्तियों के साथ मिलाया। इन पिट बी, और बी गड्ढे में क्या किया, शी डम्प द सेम काइंड ऑफ वेस्ट, उसने सेम टाइप का वेस्ट डाला, मतलब सब्जियों और फ्रूट के छिलकों को डाला, विदाउट मिक्सिंग इट विद ड्राइड लीव्स, पर उसने अब इसमें ड्राई सूखे पत्तों को मिक्स नहीं किया, जो कि ए पिट में तो किया गया था। शी कवर्ड बोथ द पिट्स विद सोइल, और उसके बाद उसने क्या किया, दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया, एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3 वीक, और 3 हफ्तों के बाद उसने ऑब्जर्व किया। व्हाट इज शी ट्राइंग टू टेस्ट, तो वो क्या, मतलब कि क्या टेस्ट करना चाहती है, ऐसा उसने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, शी इज ट्राइंग टू टेस्ट, वो टेस्ट करना चाहती है, क्या करना चाह रही है वो, वेदर एडिंग ड्राई लीव्स, की ड्राई लीव सूखी पत्तियों को डालकर स्पीड्स अप, की स्पीड बढ़ा सकते हैं, और इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, कंपोस्ट होता है उसकी प्रोसेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम उसमें सूखी पत्तियों को भी ऐड करें। मिक्सिंग ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों को मिक्स करके, प्रोवाइड्स अ बेटर बैलेंस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, अगर देखो हम ड्राई लीव्स को मिक्स कर देते हैं तो इससे ये जो बैलेंस होता है ना, काफी मतलब अच्छा बैलेंस बन जाता है कार्बन और नाइट्रोजन का। हेल्पिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करेगा किसमें, ब्रेक डाउन वेस्ट मोर एफिशिएंटली, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस में हेल्प करेगा, वेस्ट को ब्रेक करने में मोर एफिशिएंटली, बहुत ही ज्यादा आसानी से उनको क्या है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको बताना है कि कुछ आइडेंटिफाई करना आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो फर्स्ट में क्या है, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, कि मैं हर टाइप के एनवायरमेंट में रहता हूँ, एंड इनसाइड योर गट, और आपके गट के अंदर भी, ठीक है, आंतों के अंदर भी क्या है, रहता हूँ। तो इसका आंसर क्या है, कौन है ऐसा जो हमारी बॉडी के अंदर भी है, हर एनवायरनमेंट में भी रह जाता है, तो वो है बैक्टीरिया। सेकंड है, आई मेक ब्रेड, मैं ब्रेड बनाता हूँ, एंड केक्स सॉफ्ट एंड फ्लफी, और केक को, ठीक है, केक को सॉफ्ट, नरम और कैसा बनाता है, फ्लफी, फुला हुआ बनाता हूँ। तो वो कौन है, यीस्ट है, जो कि क्या है, फंगस है। थर्ड है, आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप, कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, पल्स क्रॉप, दलहन होती है उनकी जड़ों में रहता हूँ,
एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर दियर ग्रोथ, और उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता हूँ उनकी ग्रोथ के लिए ताकि वो बढ़ सके। ठीक है, तो ऐसा कौन है, अभी हमने किया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, तो वो कौन है, राइजोबियम। ठीक है, कौन है, राइजोबियम है, जो कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर दियर ग्रोथ। कि आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाइए जिससे ये टेस्ट हो सके कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ के लिए, ठीक है, टेम्परेचर, एयर और मॉइस्चर चाहिए होता है। तो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना है। तो देखो एक्सपेरिमेंट, टेक 4 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, हमने 4 ब्रेड की स्लाइसिस लिए, प्लेस देम। अब आपने उन चारों ब्रेड के पीसेस को ना रखना है कहाँ पे, अलग अलग एनवायरनमेंट पे रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है इन अ वार्म मॉइस्ट प्लेस, आपको गर्म नमी वाली जगह पे रखना है। सेकंड आपने कोल्ड ड्राई प्लेस, ठंडे ड्राई प्लेस पे रखा। थर्ड रखना आपने सील्ड एयर टाइट कंटेनर, कि जो कंटेनर होता है ना बिल्कुल एयर टाइट, इतना टाइट हो कि मतलब सील होना चाहिए कि इसके अंदर एयर ना जा सके। फोर्थ है इन ओपन एयर, खुली हवा में विद ड्राई कंडीशंस, और ड्राई कंडीशंस में आपको इसको रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने 4 अलग अलग कंडीशंस में ब्रेड की स्लाइस को रखा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व फंगल ग्रोथ ओवर सेवरल डेज, कुछ दिनों के बाद आपने फंगल की ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ है, चारों कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिला। तो क्या रिजल्ट रहा, मैक्सिमम फंगल ग्रोथ इन द वार्म मॉइस्ट एंड एरेटेड एनवायरनमेंट। तो हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा फंगल ग्रोथ कहाँ पे हुई है, गर्म, मॉइस्ट और एरेटेड एनवायरनमेंट में हुआ है, जिससे क्या शो होता है कि दीज आर ऑप्टिमल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, कि ये माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा क्या है, उपयुक्त है, सही है। ठीक है, वार्म, मॉइस्ट और एरेटेड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, टेक 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की 2 स्लाइस ली। ठीक है, 2 स्लाइस लेने आपको। प्लेस 1 स्लाइस इन अ प्लेट नियर द सिंक, आपने क्या करना है, एक टुकड़े को तो सिंक के पास एक प्लेट में रखिए। प्लेस द अदर स्लाइस इन द रेफ्रिजरेटर, और दूसरा टुकड़ा आपने फ्रीज में रख देना है। कंपेयर आफ्टर 3 डेज, 3 दिनों के बाद आपने कंपेयर करना है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी ऑब्जर्वेशन जो भी आपने देखा उसको नोट कीजिए। गिव रीजंस फॉर योर ऑब्जर्वेशंस, और आपको रीजन देना है किसके लिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन, स्लाइस नियर द सिंक शोज मोल्ड और फंगल ग्रोथ ड्यू टू वार्मथ एंड मॉइस्चर। तो हमने क्या देखा कि जो स्लाइस है ना, जो ब्रेड का स्लाइस था हमने सिंक के पास रखा था, वो क्या दिखाता है, मोल्ड, और उसमें फंगल ग्रोथ, हमें फंगल की ग्रोथ दिखाई दी। किसकी वजह से, क्योंकि वो वार्म, गर्म और मॉइस्चर वाली जगह पे था। ठीक है, देखो सेम यही टॉपिक अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया ना, कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे होती है, वार्म और मॉइस्चर वाली जगह पे होता है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही हुआ कि जो ब्रेड की स्लाइस को हमने सिंक के पास रखा था, वहां पे फंगल ग्रोथ हमें ज्यादा दिखी। क्यों, क्योंकि वार्म और मॉइस्चर की वजह से। और जो स्लाइस को हमने फ्रीज में रखा था, शोज लीटर, वो बहुत ही थोड़ा और नो ग्रोथ, और बिल्कुल यह ग्रोथ हुई ना, लीटर मतलब बिल्कुल थोड़ा ही, ना के बराबर ही, है ना, ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर, क्योंकि वो क्या था, ठंडी जगह पे था, फ्रीज में। इनिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, जो कि माइक्रोबियल की ग्रोथ को रोकता है, कौन, ठंडा एनवायरनमेंट। तो रीजन क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो फास्टर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, कहाँ पे, गर्म और मॉइस्ट कंडीशंस में। ठीक है, इसीलिए ठंडी जगह पे वो क्या है, कम ग्रो होते हैं, और गर्म जगह पे ज्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट, एक स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे, कि जब दही को एक दिन के लिए ना बाहर छोड़ दिया जाता है, इट बिकम्स मोर साउथ, तो ये बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है। बट कैन बी टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर दिस ऑब्जर्वेशंस, तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए क्या 2 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, क्या आप पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो।
तो आंसर है हमारा 2 पॉसिबल रीजंस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ओवर टाइम। देखो ये जो बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ क्या है, मल्टीप्लाई होता है, प्रोड्यूसिंग मोर लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इंक्रीजिंग साउनेस, और जो क्या करता है, खट्टेपन को बढ़ाता है। वार्मर रूम टेम्परेचर इनहेंसेस बैक्टीरियल एक्टिविटी, स्पीडिंग अप फर्मेंटेशन। और जो वार्मर रूम टेम्परेचर, जो गर्म रूम टेम्परेचर है, ठीक है, वो बैक्टीरिया की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जो फर्मेंटेशन को क्या करता है, उसको स्पीड अप, उसको बढ़ाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15। आपको एक ही ऐसा सेटअप दिया गया है, आपको आंसर करना है द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चंस दिए उनके आपको आंसर देने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए, कि जो आपका फ्लास्क ए है उसमें चीनी के सॉल्यूशन के साथ क्या होता है। तो देखो क्या किया, जो फर्स्ट है, जो आपका ए वाला है आपका सेटअप, ठीक है, फ्लास्क लिया हुआ आपने, इसमें आपका वार्म शुगर है, शुगर सॉल्यूशन है, और इसमें यीस्ट है, और सेकंड में आपका लाइम वाटर, और यहाँ से ऐसे इस तरीके से अटैच है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि फ्लास्क ए में क्या हुआ, देखो यहाँ पे यीस्ट था, अब हमें पता है यीस्ट क्या करता है, शुगर को फर्मेंट कर देगा, और जब शुगर को फर्मेंट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सेकंड में कह रहा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, इन टेस्ट ट्यूब बी टेस्ट ट्यूब में आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्यों हुआ। तो देखो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, जो कि बी टेस्ट ट्यूब में है, क्यों, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम फ्लास्क इट डिजोल्व्स इन इट एंड रिएक्ट्स विद इट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब देखो हमने किया था ना अभी, कि जब देखो हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में ही ये रीड आउट किया था कि यीस्ट ने जब, देखो तीनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हैं, यीस्ट ने जब शुगर को फर्मेंट किया तो वो CO2 गैस को रिलीज करता है, ठीक है। अब जब CO2 गैस रिलीज हुई तो देखो ये यहाँ से अटैच है, तो CO2 गैस यहाँ गई, और हमें पता है जब लाइम वाटर के साथ CO2 रिएक्ट करता है तो वो उसको मिल्की कर देता है, दूधिया सा हो जाएगा वो, ठीक है, उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है। थर्ड है आपके पास, व्हाट वुड हैपन इफ यीस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए, कि क्या होगा अगर आप यीस्ट को, ठीक है, फ्लास्क ए में ऐड ना करें। अब यहाँ पे देखो हमने यीस्ट को ऐड किया हुआ था, अगर आप इसको ऐड ना करें तो क्या होगा, आपको ये बताना है। तो क्या होगा, देखो विदाउट यीस्ट, हमें पता है कि बिना यीस्ट के नो फर्मेंटेशन अकर, कोई फर्मेंटेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी। अगर फर्मेंटेशन नहीं होगा तो नो CO2 इज प्रोड्यूस, CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा तो लाइम वाटर स्टेज क्लियर, लाइम वाटर आपको क्लियर दिखाई देगा, है ना, क्योंकि CO2 की वजह से तो लाइम वाटर कैसा हो गया था, मिल्की हो गया था। अब अगर फर्मेंटेशन नहीं हो रही है यीस्ट, बिना यीस्ट के, तो CO2 भी प्रोड्यूस नहीं होगा, और लाइम वाटर भी क्या है, क्लियर वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के 9 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया हो। तो देखो बेटा, जिसने भी अभी तक चैप्टर को नहीं देखा है, ठीक है, चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है दोनों पार्ट को, तो पहले वो इसको समझ ले चैप्टर को, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है देखो बिल्कुल ही इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर के बीच से ही है। तो अगर आपको चैप्टर की कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस को करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो के दोनों पार्ट्स को देखिएगा। मिलते हैं हम अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में।